नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसा किनारा जहां रेगिस्तान सीधा समंदर से गले मिलता हो? ये है नामीबिया और यहीं इसी रेत और पानी के नीचे छिपी है एक चमकती हुई दौलत, हीरे। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ चमक की नहीं है। इसमें उपनिवेशवाद का अंधेरा है, तकनीक का कमाल है और हाँ, एक देश की उम्मीदें भी जुड़ी हैं। बिल्कुल सही। और आज हम नामीबिया के इन्हीं हीरों की कहानी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो 1908 में मिली उस पहली चिंगारी से लेकर आज के हालात तक जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब इतिहास, खनन की तकनीकें, शोषण का वो दौर और आज क्या हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं, सब कुछ। और हमारा मकसद भी यही है, समझना कि नामीबिया कैसे अपने इस सबसे कीमती संसाधन हीरे के साथ अपना रिश्ता बदल रहा है। वो शोषण वाले इतिहास से निकलकर क्या सच में सशक्तिकरण की तरफ बढ़ पा रहा है? क्या रुकावटें हैं? तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली खोज से। 1908 की बात है ना? हाँ, 1908 लुड्रित्स शहर के पास एक रेल मजदूर था। उसे रेत में कुछ चमकीला सा दिखा। बस वो एक हीरा था। और फिर क्या था, खबर फैली। जो जर्मन उपनिवेशी शासक थे उस वक्त, उन्होंने फौरन एक बहुत बड़े इलाके को स्पेयर बीट घोषित कर दिया। स्पेयर बीट? मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र। हाँ बिल्कुल। मतलब आम लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद। हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका। और इसी माहौल में डी बियर्स जैसी बड़ी कंपनियां आ गई। बिल्कुल। डी बियर्स ने धीरे धीरे वहां अपना एकाधिकार जमा लिया और जो स्थानीय लोग थे उन्हें तो अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया। एक सूत्र ने इसे हीरों की सल्तनत कहा है। मतलब एक ऐसी सल्तनत जहां मालिक कोई और था। सही कहा। ये स्पेयर बीट लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा इलाका है। यहीं ओरांजमुंड शहर बसाया गया जो पूरी तरह डी बियर्स के कंट्रोल में था। अच्छा। यहाँ बहुत ही उम्दा किस्म के जलोढ़ हीरे मिलते थे, लेकिन मजदूरों की हालत, उन्हें बिल्कुल अलग थलग कैंपों में रखा जाता था। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। ये तो जमीन की बात हुई, पर जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो तो समुद्र से हीरे निकालना है। नामीबिया अकेला देश है जो ये करता है। हाँ, दुनिया में अकेला। ये हीरे असल में लाखों साल पहले नदियों के जरिए बहकर समुद्र में पहुंचे थे। अच्छा। और आज डिबमरीन नामीबिया, ये डी बियर्स और नामीबियाई सरकार का एक जॉइंट वेंचर है। 50-50 हिस्सेदारी है दोनों की। वो ये काम करते हैं कैसे? मतलब समुद्र के अंदर? हाँ, उनके पास बहुत बड़े बड़े जहाज हैं। उन पर समझ लीजिए समुद्र की तलहटी पर चलने वाले रोबोटिक क्रॉलर लगे होते हैं। रोबोटिक क्रॉलर? हाँ, मशीनें। वो करीब 120 मीटर की गहराई तक जाकर समुद्र तल से हीरे जमा करती हैं, एक तरह से वैक्यूम क्लीनर की तरह। बाप रे, 120 मीटर नीचे? मतलब वहां इंसान नहीं, मशीनें काम कर रही हैं। और कितना निकाल लेते हैं ये? सालाना करीब करीब 14 लाख कैरेट। ये बहुत बड़ी मात्रा है। 14 लाख कैरेट? ये तो जबरदस्त है। लेकिन ये जो 50-50 की साझेदारी है, क्या ये वाकई बराबरी की है? मतलब डी बियर्स तो इतनी बड़ी कंपनी है। ये एक बहुत अहम सवाल है और यही नामीबिया की कोशिश दिखती है। 1990 में आज़ादी के बाद से सरकार ने लगातार कोशिश की है कि हिस्सेदारी बढ़े, मुनाफे का ज्यादा हिस्सा देश में रहे। डिबमरीन उसी कोशिश का नतीजा है। और एक और बड़ी बात यह है कि अब समुद्र से निकले 100% हीरे नामीबिया में ही प्रोसेस होते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार तो मिलता होगा। हाँ, रोजगार भी और कौशल विकास भी। जैसा किसी स्थानीय व्यक्ति ने कहा भी है, अब हमें सिर्फ हीरे नहीं, सम्मान भी मिल रहा है। ये एक एहसास है कि अब चीजें बदल रही हैं। ये सुनकर वाकई उम्मीद जगती है। लेकिन वो जो शोषण वाला दौर था, वो कितना भयानक रहा होगा? बहुत। जर्मन शासन के तहत और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन में स्थानीय लोगों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा सलूक होता था। सच में? हाँ, सारा पैसा, सारा मुनाफा बाहर चला जाता था और यहाँ के लोग गरीबी, भेदभाव झेलते थे। वो टीस आज भी महसूस होती है। किसी ने कहा था, हमने अपनी जमीन दी, पसीना दिया, मगर चमक हमेशा दूसरों की जेब में गई। उफ, ये ऐतिहासिक बोझ तो बहुत भारी है। बिल्कुल। और इसका असर आज भी वहां के समाज और अर्थव्यवस्था पर दिखता है। और इन सब के बीच अब एक नई चिंता भी तो है, पर्यावरण की। ये जो समुद्र तल की खुदाई हो रही है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। समुद्र तल का जो इकोसिस्टम है वो बहुत नाजुक होता है। इस तरह की खुदाई से वहां के समुद्री जीवन, उनके आवास, सब पर बुरा असर पड़ सकता है।
रेत का कटाव भी एक समस्या है। नियम कानून है कुछ इसके लिए? नियम तो है, लेकिन उनका पालन कितना सख्ती से हो रहा है, निगरानी कैसी है, ये सब देखने वाली बात है। ये हमेशा एक चुनौती रहती है, विकास चाहिए या पर्यावरण बचाना है। बिल्कुल, ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। जैसा एक विशेषज्ञ ने कहा, हीरे आ सकते हैं, लेकिन समुद्र अगर खत्म हो गया तो नमीबिया की आत्मा भी डूब जाएगी। कितनी गहरी बात है ये। तो कुल मिला के नमीबिया के हीरे सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वो गवाह हैं इतिहास के उतार चढ़ाव के, तकनीक की छलांग के, शोषण की कड़वी यादों के, और हाँ, आत्मनिर्भर बनने की एक मुश्किल लड़ाई के भी। सही कहा। आज नमीबिया कोशिश कर रहा है कि ये हीरे उसकी अपनी तरक्की का हिस्सा बने, लेकिन वो संतुलन साधना, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण की सुरक्षा, यही असली चुनौती है। और यही हम शायद आज की चर्चा रोक सकते हैं एक सवाल के साथ। किसी भी देश के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों पर असली हक का मतलब क्या होता है? खासकर तब जब उसे इतिहास के जख्म भी भरने हों, दुनिया के बाजार से भी निपटना हो और अपनी धरती, अपने समुद्र को भी बचाना हो। सोचने वाली बात है। शायद असली चमक पत्थरों में नहीं, बल्कि उन लोगों के संघर्ष और उनकी उम्मीदों में है जो अपने अतीत से सीखकर एक बेहतर भविष्य बनाने में लगे हैं।